नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं भारत के राज्य व्यवस्था से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953 या फिर ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन ए 22वां, ऑप्शन बी 83वां, ऑप्शन सी 84वां या ऑप्शन डी 86वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां। 86वां संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। ऑप्शन ए 28वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 19वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 26वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। मदों की संख्या कितनी थी? 18 थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, ऑप्शन बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश के प्रति, ऑप्शन सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो ऑप्शन ए राज्य सचिव को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल या वायसराय को, ऑप्शन सी केंद्रीय विधानमंडल को या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश सम्राट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल तथा वायसराय को ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। ऑप्शन ए दक्षिणायनी वेलायुद्धन, ऑप्शन बी बेगम एजाज रसूल, ऑप्शन सी लीला राय या फिर ऑप्शन डी निल्ली सेन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निल्ली सेन गुप्ता ही संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, बाकी तीनों महिला सदस्य थी संविधान सभा की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए मिनर्वा मिल केस में, ऑप्शन बी बेरूबरी यूनियन केस में, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस में या फिर ऑप्शन डी SR बम्बई केस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के पास था स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, राइट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची में, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में या फिर ऑप्शन डी चौथी अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है या फिर ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकालीन के दौरान ही उसे निलंबित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड के। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है वो आयरलैंड के देश से अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? ऑप्शन ए कनाडा का, ऑप्शन बी जापान का, ऑप्शन सी यूएसए का या फिर ऑप्शन डी भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएस का सबसे पहला और पुराना संघ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाभ के पद का निर्धारण संसद करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग बी मतलब भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6 या फिर ऑप्शन डी भाग 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग वी मतलब वी इजक्वल टू, इसे V5 कहते हैं, भाग 5। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष दे दिएगा। तो इसका राइट आंसर ही लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो ऑप्शन सी या डी आप दोनों कर सकते हैं। चलिए सी पे भी कर देते हैं, डी पे भी करते हैं। तो प्राक्कलन समिति जो लोकसभा से संबंधित होती है तो इसकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी यूएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएस। यहाँ पर यूएसए होगा, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बी उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, ऑप्शन सी उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए या फिर ऑप्शन डी उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसे भारत का नागरिक ही होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, ऑप्शन बी वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, ऑप्शन सी वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यालय तय करता है, मतलब कार्य का
कार्य समय सीमा तय करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल ही मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते तय करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण या ऑप्शन डी राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना का कारण क्या था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, ऑप्शन 2 दिया गया भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, तीसरा नंबर दिया है गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। तो अच्छा कूट दिए गए हैं, तो कूट से आप सही करना है। ऑप्शन ए का केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शन ए भारतीय शासन नियम 1872, ऑप्शन बी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता या ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य नियम 1888। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा ही ग्राम न्यायालय निर्देशित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से अधिनियमित किया था? अर्थात पेशा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 या फिर ऑप्शन डी 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1996 ही पेशा अधिनियम बना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के द्वारा ही अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद स्थापना ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में ही स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मद्रास या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? ऑप्शन ए लेख 233 से 237 तक, ऑप्शन बी लेख 211 से 222 तक, ऑप्शन सी लेख 200 से 210 तक या फिर ऑप्शन डी लेख 181 से 200 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेख 233 से 237 तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 ए या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी GV.K. राव समिति, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति या फिर ऑप्शन डी थुंगन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान थे? तो ऑप्शन ए, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन। आप दो दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा पॉइंट दिया गया, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। तो नीचे कूट दिए गए हैं, इस कूट के अनुसार इसका विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए का दिया केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी दिया गया है एक और तीन तीनों सही है, या ऑप्शन डी दिया गया एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और दो सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब अगला प्रश्न दिया गया है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1979 या फिर ऑप्शन डी 1982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1982 में ईस्वी में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का गठन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है। ऑप्शन बी, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। ऑप्शन सी, वे अंतिम और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाती, मतलब उनको किसी भी अदालत में अंतिम रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अंतिम होते हैं और उनको अदालत में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? ऑप्शन ए 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी 2010 की सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 2012 की सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा या ऑप्शन डी 2015 की सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 की सूचना अधिकार अधिनियम था, इसी के द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनको हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी राज्यपाल के पास या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास। चलिए अगले प्रश्न के पास। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? ऑप्शन ए संसद के पास, ऑप्शन बी राज्यसभा के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, ऑप्शन सी शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, अर्थात लोकपाल की जो स्वीडिश संस्था है उसके पास ये समस्त अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न के पास। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004 या फिर ऑप्शन डी 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में ही भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए तमिल भाषा को, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा को, पॉइंट दिए गए हैं, एक तमिल, दूसरा पॉइंट है संस्कृत, तीसरा पॉइंट है कन्नड़, चौथा पॉइंट है मलयालम। तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए दिए गए 1 और 2, ऑप्शन बी दिए हैं केवल 1 और 3, ऑप्शन सी दिए गए 1, 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी दिए 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4।
तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और 2 भाषा और तेलुगु और उड़िया को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कुल 6 भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 335, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337, ऑप्शन सी अनुच्छेद 339 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 341। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 337 के ही तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान में विशेष छूट दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 337 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2017 में या फिर ऑप्शन डी 2018 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में निजता के अधिकार के अंतर्गत आती थी। ये किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में या फिर ऑप्शन डी 2003 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में ही पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात HIV और एड्स के रोकथाम के लिए अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 या फिर ऑप्शन डी 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में ही HIV और एड्स अधिनियम लागू किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका लास्ट प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित किया गया? अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन दिया है 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।